नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां आपको देखने, पढ़ने, समझने को मिलते हैं सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं मैं 2023 के करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, स्टेट एग्ज़ाम्स की, एसएससी, बैंकिंग, उन तक ये करंट अफेयर का वीडियो पहुंच सके। तो इसी के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर कौशल उन्नयन रोजगार योजना। तो अभी ये शुरुआत हुई है इसकी उत्तराखंड में। इसके अंदर जो राज्य सरकार है वो कुछ चुनिंदा जो यूथ है जो कि तैयारी कर रहे हैं या जो बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको एक स्किल डेवलप जो है प्रोग्राम जो है चलाया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उनको स्किल, एक कोई भी स्किल प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपना कैरियर जो है वो अब्रॉड जाकर वो अच्छा बना सकें। अपने पहले फेज़ में ये हॉस्पिटैलिटी और नर्सिंग में जो भी स्किल प्रोवाइड कराएंगे, जो भी यूथ है, जो भी इंटरेस्टेड यूथ है, उनको मई 9 से एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ये स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि कहाँ पर जाएंगे, जापान में जो एल्डरली केयर सेक्टर है उसके लिए उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले फेज़ में ये शुभारंभ जो है किया गया है, कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो इंडिया में जॉब का स्तर 8 पॉइंट समथिंग पहुँच चुका है, 8.43 आई गेस जो है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशो पहुँच चुका है। तो हर एक गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो जो है देश से बाहर जाने के लिए अब नई योजना जो है लाई है। देखते हैं ये कब तक, कहाँ तक पहुँचता है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो। नए नए ऊंचाई को छू रहा है, देखते हैं। हर महीने नई नई ऊंचाइयों को ये छू रहा है। तो आई होप ये नीचे आए और जो रोज़गार जो है, जो यूथ को रोज़गार मिले। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली वेयर मिलिट्री एक्सरसाइज बुलंद भारत हैज़ कंडक्टेड। तो अभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अरुणाचल प्रदेश के ये जो मार्ग डिस्ट्रिक्ट है तवांग और वेस्टर्न कामेंग में, ये हिली एरिया है, तो यहाँ पर आर्टिलरी बेस्ड एक्सरसाइज की गई है। ये देखिए हिली एरिया है, आपको यहाँ पर लिखा होगा लॉन्ग हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंजेस ऑफ ईस्टर्न थिएटर इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज की गई जिसका नाम है बुलंद भारत। इसमें कि सेना के 155 मिनी बोफोर्स VHR, 105 मिनी फील्ड गन और 120 मिनी मोटार जो है इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। जो 2020 जून में जो लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी की जो झड़प हुई थी, उसके मद्देनज़र जो है, उसके बाद हाल फिलहाल में तवांग रीजन में भी इंडियन एयरफोर्स की चाइनीज़ मिलिट्री के साथ जो झड़प हुई, उसके मद्देनज़र ये एक आर्टिलरी बेस्ड मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है। और इससे पहले हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स, हाल फिलहाल में LAC पर एक मेजर और एक बड़े तौर पर हमारी तीनों डोमेन जो फोर्सेस हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया और नेवी, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया किस मिलिट्री एक्सरसाइज में, जिसका नाम था वायु प्रहार। तो नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वायु प्रहार। LAC पर ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। और अभी हाल ही में हमने देखा कि इंडिया और एशियान के बीच पहला जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो ऑर्गेनाइज हुई, उसका नाम है AIM-23 और अजय वॉरियर, ये ऑर्गेनाइज़ की गई इंडिया और UK के बीच में। और ओरियन, जिसमें कि हमारी पहली राफेल जो उड़ाने वाली जो पायलट है उन्होंने भी भाग लिया। उनका क्या नाम है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ कुछ एक बार
रिवाइज कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में हैं इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज जो हुई हैं, डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज और बायलेटरल एक्सरसाइजेज और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज जो भी हुई हैं एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, वीर गार्जन हुई जापान के साथ, इंडिया एंड जापान के साथ। कहाँ पर? जापान में। उसके बाद धर्म गार्जन कहाँ हुई? जापान के साथ हुई, ये भी कहाँ पर? जापान में। साइक्लोन 1 ये इंडिया और इजिप्ट के बीच हुई, कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में। उसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र ये कहाँ पर हुई? ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई, कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। उसके बाद वरुणा और फ्रिंजिक्स ये फ्रांस के साथ हुई, इंडियन आर्मी की। वरुणा हुई अरेबियन सी में, और फ्रिंजिक्स ये कहाँ पर हुई? ये केरला के तिरुवनंतपुरम में फ्रांस के साथ हुई। उसके बाद परले ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडियन एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज थे, कहाँ पर? नॉर्थ रीजन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन पर में हुई प्रलय एक्सरसाइज। फिर आ जाते हैं एम्फेक्स और ट्रॉफेक्स, ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद तर्कश ये चेन्नई में हुई, किसकी हुई? ये NSG और US के बीच ये एक्सरसाइज हुई। और मालाबार एक्सरसाइज कहाँ होगी इस बार? मालाबार एक्सरसाइज क्वाड जो समिट होना है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। और अफ्रीकन देशों के साथ एफ्रिनडेक्स ये एक एक्सरसाइज हुई इंडिया और अफ्रीका में, कहाँ पर? पुणे में ये ऑर्गेनाइज हुई। अब तक की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो हुई। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट 2000 ईयर ओल्ड रिजर्वोयर वर डिस्कवर्ड? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ये क्या मिला है? यहाँ पर केव पेंटिंग देखने को मिली है, जिसको बोल सकते हैं रॉक पेंटिंग देखने को मिली है। और 2000 साल पुराना एक रिजर्वेयर, जिसको बोल सकते हैं जल तालाब, जो कि ये कहा जा रहा है कि वो जो लोग हैं वो लोग इसको किसके लिए यूज़ करते थे? एज अ पानी को जमा करने या बारिश के पानी को जमा करने के लिए वो ये बनाया होगा, तो वो इसके लिए यूज़ किया करते थे। ये जो मार्ग है ये घोषित किया गया, शायद उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो मार्ग है बांधवगढ़ का, ये एक ट्रेड रूट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ सिविलाइजेशन जो है वो बसे हुए थे, तो वो जो है खोजबीन चल रही है। और पिछले साल जो है इसी जगह पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कुछ चीज़ें जो हैं 26 मंदिर खोजे गए थे, 46 प्राचीन मूर्तियाँ भी मिली थी, 26 गुफाएं यहाँ पर मिली थी, और 24 शिलालेख जिसको बोलते हैं रॉक पेंटिंग वो यहाँ पर देखने को मिले थे। अब ये इम्पॉर्टेंट लोकेशन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ, किस रीजन में पड़ता है? ये पड़ता है आपको विंध्या हिल में आपको ये मिल जाएगा, विंध्या हिल के रीजन में आपको मिलेगा। इसको नेशनल पार्क जो है 1968 में घोषित किया गया, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व इसको 1993 में जो है इसको घोषित किया। ये फेमस क्यों है? ये फेमस जो है यहाँ पर आपको वाइट टाइगर देखने को मिलेंगे, वाइट टाइगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसलिए फेमस है। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इंडिया का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगेगा? ये भी मध्य प्रदेश में लगेगा। और भारत का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर लगेगा? ये आसाम में लगेगा। और सेमीकंडक्टर जो बनाने की जो पहला प्लांट है वो कहाँ पर लगने जा रहा है? वो लगेगा गुजरात में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब आई होप आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स बिल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के रत्नागिरी, जो कि आम के लिए भी फेमस है। रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके तहसील क्या नाम है? राजापुर तहसील के बरसू गांव में ये रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड प्रोजेक्ट जो है इसका 2022 में इसको बनाने
का निर्णय लिया गया था। और हाल ही में ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो बरसू गांव के जो लोग हैं ये इस रिफाइनरी को के बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि ये रिफाइनरी ना बने उस गांव में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स होगा जिसकी कैपेसिटी 60 मिलियन टन हर साल पर एनम होगी, 60 मिलियन टन। और ये एक सऊदी की आपकी जानी मानी कंपनी सऊदी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल प्लस भारत पेट्रोलियम प्लस हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके बीच एक वेंचर, ये जिसको बोल सकते हैं कोलैबोरेशन हुआ है इस रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के लिए। फ्यूल के साथ इसमें पेट्रोकेमिकल के पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे जो कि इंडिया में जो बढ़ता पेट्रोकेमिकल का इंडस्ट्री है उसमें भी बूस्ट आ सके। इससे जो है इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 251.2 मिलियन मेट्रिक टन तक जो है वो पहुंच जाएगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज द मशीन कैन सी 2023 समिट ऑर्गेनाइज्ड इन मई 2023। तो ये आंसर हो जाएगा दुबई। UAE के एक किस शहर दुबई में ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये किस पर बेस्ड है, जो AI टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिल रही है हाल फिलहाल में जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है, तो उसमें जो UAE है वहाँ की जो गवर्नमेंट है ये ट्राई कर रही है कि UAE जो है हब हो सके, जैसे सॉफ्टवेयर हब जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली को, तो ऐसे ही AI हब जो है ये बनने को जो डेवलपमेंट है वहाँ पर बहुत तेज़ी से हो सके, UAE में काफ़ी तेज़ी से हो सके और ये जो है जैसे AI हब जो है वो UAE बन सके। Summit of one of the major initiative taken by UAE government to promote AI and establish country as a global leader in this field. The conference aimed to bring together experts from around the world to discuss future of AI and its potential in contributing UAE's vision, creating the next Silicon Valley. तो इसी के साथ चलते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो चैट GPT, तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है रशिया ने निकाला है, उसका क्या नाम रखा गया है, गीगा चैट। तो ये रशिया का अपना इंडिजीनियस लॉन्च किया है गीगा चैट। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर अ स्पेशल कैंपेन नेम्ड ऑपरेशन मर्यादा इज बीइंग रन। ये इसका आंसर हो जाएगा Uttarakhand special campaign and Operation Maryada is being run by the Uttarakhand police to maintain cleanliness, the pilgrimage and tourist places। देखिए गर्मी का माहौल आ गया है तो इसलिए जो है अब जो टूरिस्ट जो है कहाँ पर जा रहे हैं, हिल स्टेशन में उत्तराखंड में, तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ जो पिलग्रिमेज एरिया जैसे गंगा किनारा, चार धाम यात्रा, तो उसको साफ़ सुथरा और जो हुलिगन्स हैं, जो गुंडे हैं या फिर जो परेशान करते हैं टूरिस्ट को, उनसे बचने के लिए एक जो है ऑपरेशन चलाया गया है। कैंपेन हुलिगन्स एंड ड्रग पेटलर्स ऑन द बैंक ऑफ गंगाज आर बीइंग इमीडिएटली अरेस्टेड इन ऑर्डर टू हैव बीन इशूड टू इम्पोज फाइन ऑन दीज पोल्यूटिंग टूरिस्ट प्लेसेस। तो ऑपरेशन मर्यादा ये कहाँ पर शुरू हुआ है, ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं रेड क्रॉस डे। 8 मई को हमने रेड क्रॉस डे बनाया। तो हमने क्यों बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है और इसके जो सिग्निफिकेंस है इसको एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे 2023। वर्ल्ड रेड क्रॉस इज़ सेलिब्रेटेड एंड हर साल हम मई 8 को ये दिन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस एंड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, हेनरी ड्यूनेंट। तो इसकी शुरुआत होती है 1859 में। इटली में युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। उसने ये जो जब युद्ध में काफ़ी लोग मर रहे थे, उनका ब्लड जो है वो निकल रहा था और वो तड़प रहे थे हेल्प के लिए, तो ये हेनरी ड्यूरेंट ये आगे आए अपने कुछ दोस्तों के साथ। इन्होंने उन सब जो भी लोग थे जो
जो घायल थे, जिनका ब्लड लीक आउट हो रहा था, उन सबको मेडिकल जो है एड प्रोवाइड किया, उन सब की जान बचाई। तो उस दिन के बाद ये जो रेड क्रॉस है इसकी एक स्थापना तो नहीं हुई, लेकिन जो है नींव रखी गई। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वन में 1919 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी IFRC इसकी ऑफिशियली स्थापना की गई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो लोग घायल हुए, जिन लोगों को आवश्यकता थी मेडिकल एड की, उन लोगों को प्रोवाइड किया गया इस फाउंडेशन के द्वारा। तो इसकी जो स्थापना थी वो ऑफिशियली भी नहीं कह सकते, ऑफिशियली नहीं हुई थी, लेकिन एक जो है सोसाइटी बना दी गई जिसका नाम था इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी। कहाँ पर बनाई गई? पेरिस में। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो टोक्यो में एक डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद वो रेड क्रॉस सोसाइटी की पूर्णतः एक स्थापना हुई। 1996 में डिक्लेरेशन हुआ, ये कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पर? टोक्यो में। उसके बाद 1948 में इसकी पूर्णतः जो है स्थापना हुई। तो हेनरी ड्यूरेंट जो है ये पहले नोबेल पीस प्राइज लेने वाले जो है पहले आदमी थे। इनको पहली बार 1901 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। रेड क्रॉस जो है 192 कंट्रीज़ में जो है इसका इनके लोग जो है काम कर रहे हैं, और 192 कंट्रीज़ ने अपना जो है सहयोग रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया हुआ है। तो रेड क्रॉस क्या काम करता है? रेड क्रॉस की सक्रिय रूप से मदद करता है, जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस, आपदा को लेकर तैयारी, सामुदायिक स्वास्थ्य और देखभाल, फर्स्ट एड ट्रेनिंग और एक्टिविटीज़, आपदा में पीड़ित के परिवार से संपर्क करना, यंग लोगों को स्वयं सहयोग बनने के लिए प्रेरित करना, फूड प्रोवाइड करना, जो हेल्थ क्लैमिटीज़ हैं उनमें जैसे आप कोविड हुआ था तो उसमें रेड क्रॉस की काफ़ी जो है सक्रिय रूप से इनका पार्टिसिपेशन देखा गया। और जो एपिडेमिक डिसीज़ हैं उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों को जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराते हैं, और उनको जो बेसिक हेल्थ जो इम्यूनिटीज़ हैं उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है हमारे पूरे विश्व के लिए। ये पूरे विश्व में हर एक देश में आपको मिल जाएगी इनकी सोसाइटी। ये उन लोगों के लिए काम करती है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच इंडियन एथलीट सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मेंस ट्रिपल जंप? अभी हाल ही में हवाना के क्यूबा में जो ये एथलेटिक इवेंट जो चल रहा है उसमें प्रवीण चिंत्रावल इन्होंने जो है ये एक नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 17.37 ट्रिपल जंप, 17.37 मीटर जो है इसमें इन्होंने छलांग लगाई है ट्रिपल जंप की। उन्होंने ये नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। जो पहले था वो रंजीत महेश्वरी का था जो कि 17.30 मीटर इन्होंने इनका नेशनल रिकॉर्ड था। कहाँ पर इन्होंने किया था? इन्होंने किया था इंडियन ग्रैंड पिक्स बेंगलोर 2016 में जो हुआ था। तो अब जो है प्रवीण चिंत्रावल इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। किसके साथ? 17.37 मीटर के साथ ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो इसी के साथ इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 जो कि बुदापेस्ट में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर होंगे? ये होंगे बुदापेस्ट में। और ये जो दो आप नाम देख रहे हैं ये जो हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं किसमें? ट्रिपल जंप में। इन दोनों का इन्होंने 1988 आई गेस और 1998 इन्होंने, और चार्ल्स सिम्पकिन ने और जॉर्डन डियाज ने 2016 में 17.92 आई थिंक इतना जो है मीटर जो है इन्होंने, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों का है, सेम है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ रिटन द बुक माई लाइफ एज अ कॉमरेड? कॉमरेड मीन्स होता है कोलीग्स। हमारे जो कोलीग्स होते हैं, जैसे आप क्लास में, अगर आपकी क्लास में जो भी आपके दोस्त या जो अभी आपके साथ पढ़ते हैं वो होंगे आपके कॉमरेड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा के शैलजा।
ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर भी रही हैं। और ये इनके साथ लिखा है, इनकी को बुक, ये जो को ऑथर है इनका नाम है मंजू शरण रजन, जो कि CEO हैं कोची बेनियाल फाउंडेशन की। तो इन्होंने अपनी लाइफ की कैसे एक सिंपल शाय लड़की कैसे केरला की हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंची, तो इन्होंने कुछ लाइफ की अपनी स्टोरीज जो हैं इस बुक में जो है शेयर की गई है। हाल फिलहाल में कुछ बुक रिलीज़ हुई, हमने कल पढ़ा था मनोज मित्ता की कास्ट प्राइड के बारे में पढ़ा था, जो कि बुक है अनटचेबिलिटी के बारे में। और गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी बायोग्राफी लिखी। आपको पता होगा कि ये कांग्रेस के जाने माने चेहरे रहे हैं कांग्रेस में, वहाँ के जो रिटायर हुए, राज्यसभा से रिटायर हुए कांग्रेस की तरफ से। इन्होंने अपनी बुक लिखी आज़ाद, अपनी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू बिल्ड इट्स फर्स्ट फार्मा पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये यूपी का पहला फार्मा पार्क है, वो कहाँ पर बनाने जा रही है, वो ललितपुर में जो है ये बनाने जा रही है। और इसी के साथ ये एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी जो बनाएगी, कहाँ पर बनाएगी, गौतम बुद्ध नगर में ये जो है बनाएगी। कुछ 1500 हेक्टेयर जो लैंड है, जो कि वेटनरी जो डिपार्टमेंट है उसका लैंड था, जो अब जो है ये इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़ होगा 1500। इसके लिए इन्होंने 15,060 करोड़ की, याद रखिएगा, फर्स्ट फार्मा पार्क जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का फर्स्ट फार्मा पार्क कहाँ बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है ललितपुर में। बुंदेलखंड में आता है ललितपुर, बुंदेलखंड रीजन में, तो ये वहाँ पर बनने जा रहा है। इसी के साथ मेडिकल डिवाइस पार्क भी गौतम बुद्ध नगर में बनेगा। अभी कल हमने पढ़ा था कि रामा लैंड जो है ये एक डिज्नी बेस्ड जो थीम पार्क है, वो कहाँ पर बनेगा, वो अयोध्या में जो बनाने की तैयारी में है। और उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार भी दिया गया। और अभी उत्तर प्रदेश ने जितने भी जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो सरकारी जो विभाग हैं उनमें 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है रखने का निर्णय लिया है 2030 तक। और अभी कल हमने देखा कि लखनऊ में जो कि यूथ इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, उसका भी जो लोगो और मैस्कोट है उसका शुभारंभ किया गया। और अभी हाल फिलहाल में PM मोदी ने लखनऊ और हरदोई में मित्रा पार्क की शुरुआत जो है वो की जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रीवियसली जो हुए करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो भी जो है हमने डिस्कस कर लिए। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और पसंद करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अपना जो है प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके प्यार से मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई उम्मीद जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको देता रहूं। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, नॉलेज गेन करते रहें। देखिए, आपको क्वेश्चन देना और उसके बाद आंसर दे देना केवल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसकी जितना से जितना ज़्यादा बैकग्राउंड जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको दे सकूं, और आप जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं कह सकते आजकल, आपको जो एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे बन सकते हैं, वही आपको प्रोवाइड कराऊँ, ना कि बेफालतू का कचरा। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त रहोगे, खुश रहोगे हमेशा। एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 1% अपना आप को इम्प्रूव करना है। 0.01 भी करोगे अपना आप को इम्प्रूव डेली, तो काफ़ी ऊपर पहुँच जाओगे। एंड इसी के साथ खुश रहिए, हमेशा तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और जय हिंद, जय भारत।